चाइना के दो बड़े बेसिस, एक तो एलएसी के ऊपर लद्दाख में पैगोंग झील के पास बनाया है और एक अरुणाचल प्रदेश में तवांग से करीब करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर एक बेस, वहां पर उसने मिलिट्री बेस बड़े लेवल पे तैयार कर लिया है। भारत को उस लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी क्योंकि 100 किलोमीटर की दूरी अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा नहीं होती एक फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए। वो कुछ ही चंद मिनटों के अंदर ही वो बॉर्डर क्रॉस कर सकता है। दोस्तों, चीन ने भारत के खिलाफ एक बड़ी गेम प्लान कर दी है। चीन ने अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख के करीब एक बहुत ही बड़ी मिलिट्री एयरबेस कायम कर ली है। दो चीनी मिलिट्री एयरबेस भारतीय बॉर्डर के करीब बनने पर भारतीय फौज के ऊपर, भारतीय सरकार के ऊपर इस वक्त खौफदारी है। किस तरह चीनी जो फौजें हैं इन मिलिट्री बेसिस का इस्तेमाल करते हैं भारत के ऊपर हमला कर सकती हैं, या वो इलाके जिनके ऊपर चीन अपना कंट्रोल या अपना कब्ज़ा जमाना चाहता है, कैसे इन एयर बेसिस का इस्तेमाल करते हुए वो बड़ी तेज़ी के साथ और बड़ी जल्दी भारतीय इन इलाकों पर कब्ज़ा कर सकता है। इस हवाले से भारतीय तज्ज़ियाकार दिनेश कोबोरा साहब क्या अपना जो एनालिसिस है, अपनी जो वार्निंग है मोदी सरकार को जारी करें, आज के इस वीडियो में इस हिस्सा पर बात करेंगे। आपसे गुजारिश है वीडियो को एंड तक लास्ट में देखिएगा। अगर आप लोग ने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें, साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। लाहुंजे एयरबेस है, जी हाँ, तवांग से जो दूरी है मुश्किल से 100 किलोमीटर की है। जी हाँ, मुश्किल से। वहाँ पर सैटेलाइट पिक्चर्स आई हैं जिसमें बहुत सारे शेल्टर, हैंगर, एप्रन और जिस तेज़ी से चाइना अपनी क्षमता को वहाँ पर बढ़ाने का काम कर रहा है वो हैरान करने वाला है। ये चाइना का लाहुंजे एयरबेस है। ताज़ा तस्वीरें जो मिली हैं उससे ये पता लग रहा है कि वहाँ पर करीब करीब 36 मजबूत शेल्टर बनाए जा रहे हैं हेलीकॉप्टर्स के लिए और फाइटर जेट्स के लिए। 100 किलोमीटर की दूरी पर तवांग से है और ये कोई बहुत ज़्यादा दूर वहाँ पर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत को उस लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी क्योंकि 100 किलोमीटर की दूरी अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा नहीं होती एक फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए। वो कुछ ही चंद मिनटों के अंदर ही वो बॉर्डर क्रॉस कर सकता है और किसी भी किस्म की एक बड़ी टकराहट की स्थिति के अंदर बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आप वहाँ पर उसका सामना कर पाएँ। और फिर चीनी सेना की अगर इतनी बड़ी तैनाती वहाँ पर ऑलरेडी है और कभी ज़रूरत पड़े तो क्या भारत इतनी जल्दी बड़े हथियारों को ये वहाँ पर तैनात कर पाएगा क्या? कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये एक तरह से एक अलार्म बेल है। एक्सपर्ट कहते हैं कि द ट्रैकिंग कंस्ट्रक्शन एट द चाइनाज लाहुंजे एयरबेस 100 किलोमीटर फ्रॉम तवांग इंडिया रिवील्स द डेवलपमेंट ऑफ 36 न्यू hardened shelters for aircraft and helicopters since April this year, highlighting the Beijing's effort to scale up air capability near the line of actual control. This is something जो है बहुत सीरियस है एक्चुअली देखा जाए तो। और जो फोटोग्राफ मिले हैं वो भी इसकी ओर से इशारा करते हैं कि चाइना की जो मिलिट्री एयर बेसेस हैं उनका जो डेवलपमेंट है वो जो भी फ्यूचर में अगर कोई टकराव होता है तो उसमें लेके उनके पास किस किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, एयर बेसेस हों, रनवेज हों, हेलीपोर्ट्स हों, या फिर आगे उनके जो शेल्टर जो होने चाहिए फाइटर एयरक्राफ्ट के, हेलीकॉप्टर्स के, उसकी बात हो, या फिर इसके अलावा देखा जाए तो चाइना का ख़ास तौर से लद्दाख के अंदर पैगोंग लेक के पास एक वहाँ भी एक मिलिट्री बेस आ गया है और ये एलएसी के बहुत पास है एक्चुअली। पहले जहाँ पर एक हमारा कॉन्फ्लिक्ट हुआ था ये उससे कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, हार्डली 38 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ पर भी नए मिलिट्री बेसेस और बस्तियाँ बसाई गई हैं और उसका निर्माण का उद्देश्य उस क्षेत्र में मिलिट्री ठिकानों को मजबूत करना है। इसके आधार पर मिसाइल और बाकी जो सैन्य उपकरण हैं उन्हें छुपाने के लिए भी स्लाइडिंग छत और गैरेज और अन्य सुविधाएं भी उसमें शामिल हैं। स्ट्रैटेजिक उसका इम्पोर्टेंस है। भारत की जो प्रतिक्रिया है इस मामले में ये है कि वहाँ पर हम भी अपना जो पूरा का पूरा सामरिक तैयारी है उसको उसी रूप में रखें जैसे कि चाइना वहाँ पर कर रहा है। तो पैगोंग लेक के अगर
दर्शकों को अगर पता होगा कि 2/3 हिस्सा चीन के पास है और 1/3 हिस्सा जो है उसका भारत के पास है। और वहाँ पर उसने 2 बड़े ब्रिजेस भी बना लिए हैं पैगोंग लेक के ऊपर, ताकि उसको उसके नॉर्दर्न बैंक से सदर्न बैंक में आने में कोई बहुत ज़्यादा वक्त ना मिले। तो वहाँ पर पैगोंग लेक में तिब्बत के इलाके में एक बड़े डिफेंस कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया है। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का एरिया है, इसमें हाई बे है, इसमें गैरेजेस हैं, चेकआउट एरिया है, एरियाज अंडर कंस्ट्रक्शंस हैं और कई और जो उसमें शेल्टर्स वगैरह हैं उसका भी निर्माण किया जा रहा है। तो एक किस्म से कहा जाए कि लद्दाख हो या अरुणाचल प्रदेश हो, यानी कि वेस्टर्न सेक्टर हो या ईस्टर्न सेक्टर हो, दोनों जगह उनके जो प्रिपरेशंस हैं वो बड़े एक लार्ज स्केल पर इस टाइम हो रहे हैं। और चाइना का जो एयर डिफेंस कॉम्प्लेक्स है पैगोंग लेक के उस पर, वो बहुत तेज़ी से उस कंस्ट्रक्शन को देखा जाए तो लागू कर रहा है। अब जो भी वहाँ पर बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं, बैरक्स हैं, वाहनों के शेड हैं, म्यूनिशन स्टोरेजेस हैं, रडार्स वगैरह हैं, वो सब आपको वहाँ पर देखे जा सकते हैं और नज़र आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि भारत के लिए यहाँ से कुछ चिंता की घड़ियाँ जो है निकलती नज़र आ रही हैं और भारत को भी ज़रूरत होगी कि लद्दाख के अंदर और अरुणाचल में अपनी तैयारियों को उसी लेवल पर लेकर जाए जिस लेवल पर चाइना फ्यूचर के किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को लेकर इस समय तैयारी कर रहा है। यह तेल की धार भी गई, ट्रम्प की मार भी बुरी तरह से पड़ रही है, पर जितना पैसा कमाना था अंबानी ने कमा लिया है। ट्रम्प की तरह अंबानी भी एक पुराने खिलाड़ी हैं। खिलाड़ी कहा जाए या फिर ये कहा जाए कि पुराने बिजनेसमैन हैं, ट्रांजैक्शनल पर्सन हैं। धंधा कैसे किया जाता है उनको पता है और ये बिजनेस उन्होंने सीखा अपने पिता धीरू भाई अंबानी से, जिन्होंने अपने आप को ज़ीरो से स्टार्ट करके हीरो तक लाने का काम किया। ये बात तो सही है, मानने वाली बात है। लेकिन अंबानी साहब ट्रम्प साहब की और मोदी की फाइट को बहुत बारीकी से देख रहे थे और कोई मौका छोड़ा नहीं जहां पर वो अपने बिजनेस के हिसाब से जितना फ़ायदा उठा सकते थे उन्होंने उठाया। विंडफॉल गेन्स उनको हुए, अथाह फायदा। यानी कि 3 साल तक रशिया से तेल खरीदते रहे, सस्ता तेल खरीदा और वहाँ से रिफाइन करके महंगा पेट्रोल, डीजल और एटीएफ, एयर टर्बाइन फ्यूल यूरोप को बेचते रहे। यही तो ट्रम्प कहते रहे कि भारत ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मुनाफा, वल्गर मुनाफा कमाया है सस्ता तेल खरीदकर और महंगा रिफाइंड प्रोडक्ट बेचकर। अब मोदी की फाइट में फंस गए साहब। ये तो मोदी साहब तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि अंबानी को खुशबू आ गई है। और एक परफेक्ट बिजनेसमैन होने के नाते मैं अंबानी को फिर भी एक अच्छा परफेक्ट बिजनेसमैन मानता हूं, अडानी को नहीं, क्योंकि अडानी पॉलिटिकल बैकअप के सहारे आए हैं, लेकिन अंबानी जो है पॉलिटिकल बैकअप के सहारे नहीं आए हैं। ये और बात है कि उन्होंने जो भी पॉलिटिकल सिस्टम्स थे अपने टाइम में, धीरू भाई अंबानी ने उनको मैनेज किया।